जय जोहार साथियों, स्वागत है आपका बहुजन एकता टीवी पर। बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब की राष्ट्रव्यापी मूल निवासी बहुजन समाज जोड़ो परिवर्तन यात्रा महाराष्ट्र के महाड़ में आ पहुंची। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। लागू हुआ तो हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार लागू हुआ। बाद में इसे 18 साल का कर दिया गया। तो आज हमारे देश में हर 18 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार है। इस हिसाब से 100 में हम 85% लोग हैं। अगर 100 में हम 85% लोग हैं तो इस देश में हम लोगों का राज होना चाहिए। अगर हम ऐसा कहे कि हमारा राज होना चाहिए तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये गैर कानूनी बात कह रहे हैं, गैर संवैधानिक बात कह रहे हैं, असंवैधानिक बात कह रहे हैं। ऐसा कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ये संवैधानिक बात है। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ही है, प्रौढ़ मताधिकार का मतलब ही है। तो उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने पार्टी सिस्टम को डेवलप किया और एक पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस बनाई। ये सारी ब्राह्मणों ने बनाई। 1885 को कांग्रेस ने नेशनल कांग्रेस बनाई, ब्राह्मणों ने बनाई। चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, इन ब्राह्मणों ने नेशनल कांग्रेस बनाई 1885 को। और तब से नेशनल कांग्रेस ये ब्राह्मणों की पार्टी है। नेशनल कांग्रेस ये तब से ब्राह्मणों की पार्टी है और आज तो ब्राह्मण परिवार की पार्टी है। इसका मतलब तो परमानेंट हो गई। अभी दूसरी तरफ बात ले लो। दूसरी नेशनल लेवल की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। बनाया किसने? आरएसएस ने बनाया। आरएसएस किसने बनाया? हेगड़ेवार ने बनाया, ये ब्राह्मण था। गोडवलकर ने बनाया, ये ब्राह्मण था। ये ब्राह्मणों का बनाया हुआ संगठन है। ये पहले जनसंघ बनाया राजनीतिक दल के तौर पर। जनसंघ का नाम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी बदलकर इसका नाम जो है भाजपा बना दिया, भारतीय जनता पार्टी बनाया 84 में। और इस तरह से आज जो भाजपा आज आप लोग देख रहे हैं, ये पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा बनाई हुई पार्टी है। और ये जब पहली बार बनाई गई तो उसका संस्थापक अध्यक्ष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी नाम का ब्राह्मण था। जब जनसंघ बनाया गया तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम का ब्राह्मण था। यानी शुरू जनसंघ में भी ब्राह्मण उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक था। और भारतीय जनता पार्टी बनाई नाम बदलकर, तब भी उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष तो इस तरह से दोनों पार्टियां जो 3.5% ब्राह्मणों की संख्या है, उन लोगों की पार्टियां है। और उन पार्टियों के द्वारा ये सिस्टम इस देश में बनाया गया। ये सिस्टम इस तरह से बनाया गया कि कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। हम बहुसंख्याक लोग हैं। हम लोगों को वोट के लाइन में लगाकर खड़ा कर दिया गया और हम लोग भी वोट के लाइन में लगाकर खड़ा होकर वोट देते हैं। जब वोट के लाइन में खड़े होकर ही काशीराम जी ने उत्तर प्रदेश में बहुमत हासिल कर लिया और अपनी सरकार बना ली, मायावती को मुख्यमंत्री बनाया और 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया, तब ब्राह्मणों को लगा कि जो वोट पैटर्न है, ये जो वोट सिस्टम है, वोट के द्वारा सरकार बनाने का तरीका है, ये ब्राह्मणों के अनुकूल नहीं, ये ब्राह्मणों के लिए खतरा पैदा करने वाला है। ये बहुजन समाज पार्टी और काशीराम जी ने जो रणनीति बनाई, उस रणनीति को अंजाम तक पहुंचाने का काम
उस समय भी वामसेप के लोगों ने किया, और आज भी भारत में थोड़ी बहुत जो बदलाव की प्रक्रिया चल रही है उसमें भी वामसेप एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है। तो ये जो मौलिक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये जो बदलाव देश में चल रहा है, ये बदलाव बहुत मौलिक स्वरूप का है। हम लोग आपको तमाम सिद्धांत है हमारे पास में। एक सिद्धांत है अल्पमत और बहुमत का, कि 3.5% ब्राह्मण हैं और हम सब लोग बहुसंख्यांक लोग बहुजन लोग हैं। ये एक मौलिक सिद्धांत है जिसे हम लोग सिद्धांत के आधार पर, कानून के आधार पर प्रचार और प्रसार में ला सकते हैं। दूसरी बात, दूसरा सिद्धांत है, डीएनए के अनुसार ब्राह्मण इस देश के मूल निवासी नहीं है, विदेशी है। विदेशियों की ही कांग्रेस है और विदेशियों की ही भाजपा है। एक सिद्धांत समाज के आधार पर है, वर्ण व्यवस्था के आधार पर है, जो अल्पसंख्याक और बहुसंख्याक के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। उस माध्यम से भी हम लोग अपनी सरकार बना सकते हैं। और दूसरा है कि डीएनए के अनुसार ब्राह्मण इस देश के मूल निवासी नहीं है, विदेशी लोग हैं। आप लोग हम लोगों को विदेशी नहीं कह सकते, ऐसा ब्राह्मण कह सकते हैं। तो ब्राह्मणों को कहा जा सकता है, जब अंग्रेजों को आप लोग विदेशी कहकर भगा दिया तो यह सिद्धांत सिद्ध हो गया कि विदेशियों को किसी और के देश पर राज करने का अधिकार नहीं है। यह आपने सिद्ध कर दिया और यह सिद्धांत अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया, सारे दुनिया में स्वीकार कर लिया। तो जब यह सिद्धांत स्वीकार्य सिद्धांत है तो निश्चित रूप से यह स्वीकार्य सिद्धांत तुम्हारे ऊपर भी लागू किया जा सकता है, क्योंकि यह स्वीकार्य सिद्धांत है, स्वीकार किया हुआ सिद्धांत है। इसलिए साथियों, यह दूसरा भी सिद्धांत है जिसके आधार पर हम लोग इस देश में विशाल संगठन का निर्माण कर सकते हैं। मगर तय है कि हमारे पास विशाल संगठन निर्माण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमारे पास, हमारे समर्थन में ईवीएम नहीं है। ईवीएम का वो लोग उपयोग कर रहे हैं। हमारे समाज में बहुसंख्याक लोग हम हैं, समाज में ब्राह्मण अल्पसंख्याक है, समाज में हम बहुसंख्याक है। दो सिद्धांतों के आधार पर उसको संगठित कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। तो इसके आधार पर हमारे पास केवल एकमात्र विकल्प है और कोई विकल्प नहीं, क्योंकि ईवीएम विकल्प नहीं है हमारे लिए। हम ईवीएम में घोटाला करके बहुमत हासिल नहीं कर सकते। ईवीएम उनके लिए है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास विशाल संगठन का निर्माण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। विशाल संगठन का निर्माण करने के बाद ईवीएम में घोटाला करना बहुत खतरनाक है। ये देशद्रोही का आरोप होने तक का खतरा है, सामान्य बात नहीं है। ऐसा करने से करने वाले लोगों पर देशद्रोह का खतरा मंडराएगा। और अगर आपके पास विशाल संगठन है तो इक्वल लेवल पर आप जंगे मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि जंग होगी। फिर अगर आपके पास विशाल संगठन है तो बहुसंख्याक लोगों का समर्थन बहुत बड़े पैमाने पर मैदान में उतारा जा सकता है। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों के विरोध में क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई और 3 करोड़ लोगों को रास्ते पर उतारा। अगर हम लोग एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों का जो संगठन हम बना रहे हैं और इसके द्वारा विशाल संगठन का निर्माण कर सकते हैं, आज आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे, 32 नहीं निकलता ही नहीं। और जैसे ही दिल्ली से बेटा आता है और देखता है और वो देखता है, उसका प्राण निकल जाता है।
तो उम्मीद पर दुनिया कायम होती है। ये उदाहरण के लिए बता रहा हूं। तो इसीलिए साथियों, हम लोगों ने इतना विशाल संगठन का जाल बनाने का काम शुरू कर दिया है और ज्यादा समय नहीं है। 2030 तक बामसेफ जो बुनियादी पढ़े लिखे लोगों का संगठन है, एक एक आदमी को समझाकर हमने खड़ा किया, तैयार किया। मगर मासेस का संगठन एक एक आदमी को तैयार करके करने वाला नहीं होता है। मासेस का संगठन जन आंदोलन करके खड़ा किया जाता है। और 9 अप्रैल को हम लोग जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं, 1 जुलाई को भारत बंद कर रहे हैं, और ये बात हर 6 महीने के बाद 2030 तक करेंगे। तो लगभग 14 बार कर लेंगे। और 14 बार करने के बाद ये 6 लाख गांव का, 15 लाख बूथ का और 2 करोड़ सामाजिक समूहों का संगठन विशाल खड़ा हो जाएगा। इसके आधार पर हम लोग इस देश में जन आंदोलन का निर्माण कर सकते हैं। ईवीएम उनके साथ और उनके पास रहने के बाद भी ऐसा विशाल जन आंदोलन निर्माण करना ही ईवीएम का विकल्प है। ईवीएम का विकल्प ईवीएम नहीं है। ईवीएम हम उपयोग में नहीं ला सकते। ईवीएम को काउंटर करने के लिए हमारे पास विशाल जन आंदोलन, विशाल संगठन और विशाल जन आंदोलन निर्माण करना, यही एकमात्र विकल्प है। और ये विकल्प हम लोगों को निर्माण करना होगा, ऐसा मैं मानता हूं। और ऐसा आप लोग जो है करने के लिए लगातार आप लोग प्रयास करोगे, ऐसा मैं यकीन करता हूं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। इसलिए मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।